दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, डेली बेसिस पे द हिंदू को एडिटोरियल को हम एनालिसिस करते हैं हिंदी के अंदर। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंटेंट होता है वो हिंदी के अंदर ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स इसमें जो है लगते हैं। तो अगर हम आज के एडिटोरियल की बात करें तो आज इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो इसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर हम जो है डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या अगर बात करें वीकनेस है, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या उनके चैलेंजेस हैं, क्या क्या उनके वे फॉरवर्ड हैं, क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा नॉन टेक्निकल जाके हम डिस्कस करेंगे। नॉन टेक्निकल मतलब ये होगा हम टेक्निकल चीज़ों को नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मेंस में टेक्निकल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती हैं। सिर्फ जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही टेक्निकल चीज़ें आती हैं। उसको हो जो जब हमारे डेली बेसिस पे करंट अफेयर आएगा, लाइक करंट अफेयर, ये तो अभी एडिटोरियल है, तो उसमें हम इन चीज़ों को जो बहुत अच्छे से जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये बेसिकली जो एग्ज़ाम पेपर है ये जीएस पेपर 3 के मेंस में आ सकता है। तो समावेशी के साथ विकास हासिल करने में दूर संचार जो क्षेत्र है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके संदर्भ में इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करें और इन चुनौतियों से निपटने के क्या उपाय का सुझाव थे। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज़्यादातर देखो, एक तो जियो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि टॉप लीडिंग आज के समय चल रहा है। फिर साथ में आइडिया और वोडाफोन का जो है आपस में इनका अगर हम बात करें तो वो मतलब कि आपस में साझेदारी हो गई है, ये दोनों एक ही कंपनियां हो गई हैं, और साथ में एयरटेल। और हालांकि कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है बीएसएनएल भी जो है देखने को हमें मिल रहा है। इससे पहले काफ़ी सारी कंपनियां हमें जो देखने को मिलती अगर हम बात करें। लेकिन आपको पता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक्स को ये समझें कि आपको पता है कि इंडिया में जो टैरिफ है, सबसे वर्ल्ड का चीपेस्ट टैरिफ हमें जो है मिलता है। अगर एज़ कंपेयर, अगर आप यू के टैरिफ से या फिर यूएसए के टैरिफ से, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के टैरिफ से अगर कंपेयर करें, तो इवन अफ्रीका के टैरिफ से भी कंपेयर करें तो सबसे कम प्राइसेस जो हैं इंडिया के अंदर ही जो हमें देखने को मिलते हैं, मतलब टैरिफ में, जैसे कॉल टू कॉल में। तो अब टैरिफ जब कम होगा तो कहीं ना कहीं कंपनियों की भी आर्थिक स्थिति जो खराब होगी। क्यों? उनको उनको जो अगर हम बात करें तो टैरिफ कम देने से उनका रिवेन्यू जो होगा वो कम जनरेट होगा, राइट। एक तो ये बात है आज के प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं वो फील्ड से निकल गई हैं। मतलब जैसे रिलायंस है, रिलायंस भी घाटे में चली गई। फिर टाटा कम्युनिकेशन है, वो भी इतना कुछ खास नहीं कर पा रही है। फिर लेकिन मेजर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जियो, आइडिया और वोडाफोन का वीआई जिसको हम कहते हैं, और साथ में बीएसएनएल ही और एयरटेल ही, ये चार कंपनियां अगर देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि जिसमें बीएसएनएल तो सरकारी कंपनी हो गई, मतलब जियो, आइडिया, एयरटेल और आपका ये, मतलब कि मिला के यही कंपनियां जो है बेसिकली हमें जो देखने को मिल रही हैं। तो अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये न्यूज़ क्यों है, क्योंकि भाई सरकार ने यहाँ पर अगर बात करें इनके टैरिफ्स को, मतलब कि अभी हाल ही में ये हुआ है कि ये प्राइवेट जो कंपनी है, जिसमें अगर बात करें, सबसे पहले अगर बात करें एयरटेल ने अपने चार्जेस बढ़ाए। उन्होंने क्या किया, 100 रुपीज़ के आसपास, जैसे मैं इनके पोर्टल पर देख रहा था तो कुछ आई थिंक मतलब 100 रुपीज़ आसपास इन्होंने सडनली इंक्रीज़ कर दिया, मतलब कि जो मंथली टैरिफ है। इसी की जैसे जब एयरटेल ने टैरिफ इंक्रीज़ किया तो विद इन 1 वीक के अंदर आइडिया और वोडाफोन वालों ने भी, मतलब दोनों की एक ही कंपनी है, तो उन्होंने भी जो है टैरिफ को जो है इंक्रीज़ कर दिया, जैसे कि मैं भी ऑनलाइन चेक भी कर रहा था। तो जब ये टैरिफ सडनली इंक्रीज़ हो गया तो कहीं ना कहीं जो अगर बात करें, जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जिनको सच में 349 रुपीज़ या 299, 300 रुपये भी महीने का देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किसान लोग हैं, आपको पता है कि फिर उससे फिर अगर बात करें नहीं हो पाता, मतलब महीने के 300 रुपये नहीं निकल पाते। कुछ ऐसे हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो मतलब नहीं कर पाते पे। तो कहीं ना कहीं अब आज के समय अगर देखें तो एक इशू ये भी देखने को मिलता है, अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपके विद इन सेकेंड के अंदर, मतलब कुछ ही मतलब दिन के अंदर आपकी इनकमिंग कॉल्स भी जो काट दी जाती हैं। तो जब इनकमिंग कॉल्स काट दिए तो आप भी समझ सकते हैं कि कितने कितने इश्यूज जो हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि एटलीस्ट चलो आउट गोइंग नो, एटलीस्ट इनकमिंग तो होनी चाहिए सुनने के लिए। तो सुनने के लिए भी अब आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली वे में आपको रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये एक आज के समय जो है चुनौतियां जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर देखें तो लोगों को जो है देखने को मिलती हैं, राइट। एक तो ये बात होगी। तो अब ये हुआ है कि वोडाफोन आइडिया ने, भारतीय एयरटेल ने अपने टैरिफ को जो यहाँ पे, मतलब कि अगर बात करें, बढ़ोतरी कर दी है। तो जिससे फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कि जो भारतीय पृष्ठभूमि में जो लोग रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो बेसिकली जो दबाव में जो झेल रहे दूर संचार क्षेत्र के लिए बड़े सुधार पैकेजों को भी कहीं ना कहीं जो मंजूरी दी है,
जिसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सांविधिक बकाये के भुगतान में 4 साल की मोहलत भी दे दी गई है कि जो स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट करते हैं तो उसकी जो पेमेंट के लिए 4 साल की मोहलत दे देना। दुर्लभ रेडियो तरंगों को साझा करना, यानी कि जो स्पेक्ट्रम है उसको आपस में मतलब कंपनी आपस में एक दूसरे से मतलब लेके साझा भी कर सकती हैं। सकल समायोजित राजस्व की परिभाषा में बदलाव लाना, बदलाव इन द सेंस ऐसे आप ऐसे समझे सकल, जिसको हम ADGR कहते हैं, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे कि कुछ कंपनियां होती हैं मान लो स्पेक्ट्रम करती है, उस पर कुछ देर से हम चार्जेस जो है गवर्नमेंट जो है लगाती है कि ठीक है भाई आपने ईयरली बेसिस पे आपको 3%, 4%, 5% जो देना होगा। तो उस परिभाषा को भी जो भी हाल ही में जो सरकार ने जो इसको जो है बिल्कुल बदला है, और उनसे जो चार्जेस जो है बहुत कम चार्जेस जो है अब जो है अगर बात करें तो ले रही है, ताकि गवर्नमेंट चाह रही है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सके। क्योंकि गवर्नमेंट जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री को एज एक रिवेन्यू परस्पेक्टिव के हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा जो है देख रही है। फिर दूसरा क्षेत्र में ऑटोमेटिक जो रूट होता है उसमें 100% की विदेशी निवेश की अनुमति भी प्रदान कर दी गई। पहले 49% था, अब इसको जो 100% के हिसाब से जो है इसको मतलब कि बढ़ा दिया गया है। तो दूरसंचार क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि भारत जो है वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार जो है बाजार जो हमें देखने को मिल रहा है, और पिछले 1.5 दशक में मजबूती से विकास दर भी जो है कर रहा है। जिस तरह से देखें, पहले हमारे 90s में देखें तो टेली डेंसिटी बहुत कम 0.1% के हिसाब से जो हमें देखने को मिलती थी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, और वहीं पे अब जो है मोर देन अगर बात करें 60+ करोड़ जो है मोबाइल फ़ोन्स और मतलब यूज़र्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, मतलब कि रिपोर्ट के अनुसार मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर साथ में ये भी पता चला कि सुधारवादी नीतियां भी हुई, जिससे भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तीव्र विकास जो बेसिकली हमें जो है देखने को मिला। फिर FDI ने भी इस नियंत्रण को मतलब कि बात करें तो जो नियंत्रण पहले लगा हुआ था 49% का कैप जो लगा रखी थी, उस कैप को हटाया और अब 100% ऑटोमेटिक रूट से डाल दिया, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक तरह से एक तो पहली बात FDI आया, और साथ में कहीं ना कहीं अगर बात रोजगार के अवसर में भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी जो हमें जो है बेसिकली देखने को मिली। फिर इसके बाद ताकत, अब देखो अब यहाँ पे जो हम बेसिकली एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा मैं जरा ये PPT को थोड़ा सेट कर दूँ। हाँ, तो देखो दोस्तों ताकत के बारे में, यानी कि अब हम जो यहाँ पे एक टेलीकॉम इंडस्ट्री को स्वेट एनालिसिस कर रहे हैं। स्वेट एनालिसिस का मतलब ये हो गया, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि अगर बात करें ताकत, V का मतलब स्वेट यानी कि स्वेट एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है वीकनेस यानी कमजोरियाँ, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर क्या है, और यहाँ पे आता है T, ठीक है। तो इसको मतलब एक तरह से अगर हम बात करें तो इसको हम स्वॉट एनालिसिस के अंदर जो हम इसको जो है देखने को हम जो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हम ताकत में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि मजबूत मांग जो हमें देखने को मिली है, यानी कि 2020 तक देखें तो $217 बिलियन की आर्थिक मूल्य होने की संभावना है। यानी कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री की ताकत है कि इसका जो बाजार वैल्यू है वो करीब $217 बिलियन का है। बिलियन डॉलर्स का मतलब ये हो गया दोस्तों, $1 बिलियन में जो कुछ 7200 करोड़ रुपए जो हमें देखने को मिलते हैं। तो 7200 इंटू 217 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसकी ताकत है। इतना पैसा मतलब कि इस टेलीकॉम इंडस्ट्री से जो अगर बात करें तो पूरी की पूरी ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो देखने को मिलती है। फिर भारत कहीं ना कहीं अगर बात करें विश्व स्तर पर सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ताओं में भी एक जो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें ये एक एनालिसिस मिल रहा है कि प्रति उपभोक्ता मतलब उपयोगकर्ता प्रतिदिन 1 GB के आसपास जो डेटा को जो है आज के समय जो कंज्यूम कर रहा है। तो सच में ये एक बहुत पॉजिटिव अगर बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें जो है ताकत देखने को मिल रही है। फिर अच्छी दूरसंचार अवसंरचना भी जो है हमें देखने को मिल रही है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर बात करें तो ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नेटवर्क अवसंरचना में भी काफ़ी ज़्यादा जो है निवेश जो है बेसिकली किया गया है। पहले हम 2G पे काम कर रहे थे, फिर 3G पे, अब हम 4G पे कर रहे हैं, अब हम 5G पे भी जो हम काम करने वाले हैं, जो जैसे कि इन फ्यूचर में जो हम 5G के स्पेक्ट्रम पे भी जो काम करेंगे, राइट। देखो 2G से 5G में आप ऐसे समझें कि इसमें जो है क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, वीडियो कॉल्स होनी स्टार्ट हो जाती है, डेटा डाउनलोड बहुत तगड़ी स्पीड हो जाती है। आप ऐसे समझें कि जो ये काम होता है 2G, 3G, 4G और 5G पे आते समय, उसमें बस आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ से लेके वहाँ तक जाने में जो डेटा की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब मोर देन 100 टाइम्स जो है चीज़ें जो है बेसिकली इंक्रीज़ हो जाती हैं। मुझे याद है जब 2011-12 में जब डेटा आता था तो KBs में जो चलता था,
राइट। जब आपने देखा होगा नोकिया 6600 आपने जब यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि आपको 256 MB लाइक मतलब कि वीडियोस का स्पेस मिलता था, और अब आज के समय 128 GB, 256 GB, 512 GB तक भी जो है पहुंच गया, और इन फ्यूचर में मे बी 1 TB तक भी जो है पहुंच जाएगा अभी कुछ ही सालों के अंदर। तो जिसके कारण अब चीज़ें जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है अगर बात करें तो इंक्रीज़ हमें जो है देखने को मिल रही है। फिर साथ में हमें ये भी पता चलता है कि भारत राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति में 2018 का लक्ष्य 2022 तक इस क्षेत्र में $100 अरब के निवेश का भी आकर्षण करना है, और साथ में कहना है कि उचित मूल्य संवर्धन वैल्यू देखने को मिलती है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर हम मान लीजिए 1 रुपया, जैसे मान लीजिए अगर हम 1 रुपया GDP में इसमें डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 3 रुपये निकल के बाहर आएंगे। आप ऐसे समझें इस चीज़ को कि अगर हम 1 रुपया टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कल को इन फ्यूचर में तो हमें 3 रुपये के हिसाब से हमें जो इसकी इनकम जो हमें होने के चांसेस हैं। इतना मतलब कि इसमें हमें अगर बात करें तो स्ट्रेंथ के तौर पे हमें जो देखने को मिल रहा है। फिर वीकनेस में देखें तो कहीं ना कहीं हमें 30% देखने को मिलती है, मतलब कि एक बोलते हैं नेक टू नेक अगर बात है कॉम्पिटिटर की हमें देखने को मिल रही है। ऋण और वित्त इन टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हमें जो है देखने को मिल रहा है। और दूसरा 4G और उन्नत वायरलेस तकनीकों को देर से अपनाना, हमने जो है 4G को भी बहुत देर से अपनाया, और साथ में कहीं ना कहीं 5G, तो हालांकि फ़ोन्स तो मोबाइल 5G के मिल रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे देश में 5G स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हालांकि USA, कनाडा, यूरोप के अंदर 5G जो बिल्कुल स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन हम अपने देश में अभी भी जो है 4G नेटवर्क पे ही हैं। तो ये कुछ हमारी अगर बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो हमें कमजोरियां जो हमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रही हैं। अवसर की बात करें दोस्तों, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। 2025 में कुल आबादी में मोबाइल ग्राहकों का 63% तक जो पहुंच जाएगी। यानी कि अगर बात करें 2025 में अगर हमारी पॉपुलेशन 145 करोड़ या फिर 150 करोड़ अगर होती है तो उसका 63% जो है हमारे पास मतलब कि मोबाइल्स, मतलब कि सभी ग्राहकों के पास जो हमें देखने को यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे। इंटरनेट उपयोगिता जो इंटरनेट में वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 500 मिलियन और नए यूजर्स जो है 2025 तक अगर बात करें तो इसमें जो है जुड़ने की कगार पे जो है देखने को मिलेंगे। दूसरा ग्रामीण बाजार भी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें अब जो है 58.8% तक मतलब पहुंच हो गई है, जो पहले अगर बात करें तो 44.6% तक जो ग्रामीण बाजार हमें जो देखने को मिल रहा था। चुनौतियों में देखें दोस्तों तो दूर संचार क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अगर देखें 2017-2018 की, अगर हम इसके सकल राष्ट्रीय आय में 15% से 20% तक की गिरावट आई है। अगर हम इनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट को अगर हम एनालिसिस करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनके रेवेन्यू में 15 से 20% तक की जो गिरावट आई है, जो काफ़ी बड़ी गिरावट जो मतलब कि अगर बात करें तो देखने को मिलता है। और सेकेंड थिंग ये देखने को मिलता है कि लाइक इस क्षेत्र में कुछ ही कंपनियों को जो है वर्चस्व देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि लाइक हम जो है लाइक जिसको हम ये कह सकते हैं, एक तो होता है मोनोपोली जिसमें एकाधिकार होता है, जैसे कि भारतीय रेलवे, ये भारतीय अगर रेलवे की बात करें तो ये बिल्कुल मोनोपोली है। एक होती है ड्यूपोली में 2 लोग होते हैं जैसे कि कोक और पेप्सी, आपने देखा होगा कोक और पेप्सी एक तरह से ये है। और एक होते हैं ओडियोपोली, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग आपस में मिलकर मतलब एक कार्टेल बना लेते हैं, और उसमें एक तरह से मतलब कि प्राइस फैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो मतलब कि लाइक उसको निर्धारण करने में जो है वो महत्वपूर्ण करते हैं। कि फॉर एग्जांपल मान लो एक बाज़ार में 5 लोग हैं, 5 ही लोग हैं सिर्फ, तो भाई अगर मान लो 5 लोगों ने आपस में गुट बना लिया और इन्होंने आपस में सहमति बोली भाई इससे नीचे हम नहीं देंगे, ना कोई और देगा, तो इस तरह की फिलॉसफी फिर आपकी देखने को हमें जो है मिलती है। तो फिर ये सब चीज़ें छोटी छोटी कंपनियां दिवालियां हो रही हैं जिससे इनका राजस्व घाटा बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटी कंपनियां हैं वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाती हैं, क्यों? वो घाटा सहन नहीं कर पाती हैं, और जिसके कारण फिर वो अपना मतलब सामान सब बेच के वो आउट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली जो फॉरेन कंपनियां जो बेसिकली जो है निकल जाती हैं। तो इससे कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो इस चीज़ को बचाने के लिए फिर वही विलय का एक रूप अपनाया गया, जिस तरह से वोडाफोन और आइडिया आपस में जो है अगर बात करते एक दूसरे से जो है विलय हो गए थे। फिर सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता, देखो दोस्तों जो भी रेडियो तरंगे चलती हैं वो स्पेक्ट्रम पे चलती हैं। तो आपको पता है कि हमारे देश के अंदर अगर बात करें मतलब कि भारत में दूरसंचार के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता यूरोपीय देश की तुलना में 40% से भी कम है, यानी और वहीं चीन की तुलना में ये 50% से भी कम है। मतलब इतने कम स्पेक्ट्रम पे अगर लॉटेड होगा तो फिर डेफिनेटली बाउंस कॉल होंगी, कॉल्स कनेक्ट नहीं होंगी। तो स्पेक्ट्रम अगर जितना ज़्यादा हम मतलब कि दूरसंचार कंपनियों को मिलेगा तो उतना ज़्यादा उनके कॉल्स की गुणवत्ता इंक्रीज़ होगी, और कहीं ना कहीं कॉल अच्छी क्वालिटी भी जो है मिलेगी। तो ये भी एक रीज़न, क्योंकि स्पेक्ट्रम कंपनियां जो है कम इसलिए लेती हैं क्योंकि उनको फिर पे करना पड़ता है। तो पे से बचने के लिए वो लिमिटेड स्पेक्ट्रम में ही दुनिया भर का फ्लो चलाती हैं, जिससे फिर गुणवत्ता में जो काफ़ी ज़्यादा जो है कमी आती है। फिर इसी के जैसे दोस्तों उच्च प्रतिवर्ता और टैरिफ युग, आपने देखा होगा कि एक कंपनी निकालती है तो दूसरी कंपनी अगले दिन कुछ और टैरिफ निकाल देती है। तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक अगर बात करें प्राइस वॉर जो है बेसिकली हमें जो देखने को मिलता है।
तो जब प्राइस वॉर होगा, हालांकि इससे कस्टमर को तो फायदा होता है, लेकिन कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो जब कंपनियों की बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाती है तो फिर कंपनियां जो घाटे में चलती हैं, तो इसके कारण भी एक ये रीज़न जो हमें अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसानदायक होता है। जैसे कि जियो लेके आया तो फ्री में इसने कुछ 6 महीना फ्री किया, फिर उसके बाद कुछ एक छोटा सा शुल्क लगाया 149 रुपीज़, अब जाके मतलब कि थोड़ा 249 कर दिया है। तो मतलब कहने का मतलब है धीरे धीरे ये लोग पहले लोगों को आदत में डाल रहे हैं, फिर उसके बाद जो अगर बात करें तो फिर उनसे जो प्राइस वसूल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो उच्च प्रतिस्पर्धा और टैरिफ युग है वो आज के समय इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो हमें देखने को मिल रहा है। फिर आधारभूत संरचना का अभाव भी जो दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कोई आधारभूत संरचना इतनी खास नहीं है, अभी भी कॉल कनेक्ट नहीं होती। काफ़ी एरिया में आपको सिम की लोकेशन और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगे, टावर आवर भी नहीं मिलेंगे। तो जिसके कारण एक ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। फिर निश्चित लाइन का अभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया के अंदर जो टेली डेंसिटी है वो मोबाइल्स पे ज़्यादा है। अगर हम लैंडलाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम है। लैंडलाइन में आई थिंक कुछ 1.5 करोड़ के आसपास ही लैंडलाइन फ़ोन्स है हमारे देश में, जबकि यूएस में जाओ तो इस जस्ट डेटा जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। वहाँ पे मोबाइल भी ज़्यादा है और लैंडलाइन फ़ोन्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि एक तरह से लाइसेंस शुल्क भी जो है लिया जाता है, कि जैसे कि मान लीजिए सरकार होती है वो क्या करती है, अपने उनके राजस्व का कुछ 8% के आसपास तक जो लाइसेंस शुल्क भी लेती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए कमाए तो उसका 8% यानी कि अगर बात करें तो 80 करोड़ रुपए सरकार की झोली में भी जाते हैं। तो जिससे जब वो पेमेंट करते हैं तो उनके फिर अब गवर्नमेंट को तो देना ही देना है, तो उस कंडीशन में फिर इनके जो कंपनी को जो है घाटा होना बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। फिर इसके बाद सरकारी प्रयास की तरफ देखें, आखिर क्या क्या इसमें सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 एक तरह से नीति लेके आई है, जिसका उद्देश्य मतलब कि जो कंपनियां हैं उनको आधुनिक ज़रूरतें पूरी करना है और साथ में कंपनियों को जो ग्रो भी करना है। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य ये है कि सभी के लिए ब्रॉडबैंड डिजिटल संचार क्षेत्र में 4 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां जो है बेसिकली जो है अगर बात करें तो पैदा करना हमें जो है देखने को मिलता है। आगे की राह में देखें तो दोस्तों यही है कि देखो मैं ओवरऑल आपको एनालिसिस बता देता हूँ कि देखो ट्राई को आगे आना चाहिए, ताकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी कंपनियां घाटे में ना हो। तो कहीं ना कहीं एक तरह से समावेशी विकास की तरफ जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना इनको जो है मतलब कि अगर बात करें तो बढ़ना चाहिए। साथ में सरकार को नज़रिया अपना चेंज करना होगा कि ये मतलब कि रिवेन्यू जनरेटेड टेलीकॉम ना देखकर एक तरह से इक्वालिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कि आगे सर्विसेज के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि बोले तो फोकस हमें जो है करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि सड़क, पानी और बिजली जैसे आधारभूत संरचनाओं की तरह ही इस क्षेत्र की आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए, और इसमें किसी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के बजाय सहचार्य के माहौल को बनाए रखना, जिससे कि बाजार के साथ साथ समाज का भी जो है बेसिकली जो है विकास किया जा सके। तो दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो देखो एडिटोरियल्स बहुत आते हैं, लेकिन हमारे यूपीएससी के काम के लिए कौन सा एडिटोरियल कितना इंपॉर्टेंट है, हमें उस चीज़ पे ही सबसे ज़्यादा जो है फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमें कंटेंट क्या नहीं पढ़ना है, हमें इस पे भी सबसे ज़्यादा जो है बिलीव रखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ये नई चीज़ें सोचेंगे कि कंटेंट क्या नहीं मतलब पढ़ना चाहिए उस पर, क्योंकि देखिए पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या नहीं पढ़ना है हमें उस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब कि फोकस रखना चाहिए। बस मुझे यही कहना था। तो आज की वीडियो का डिस्कशन खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।